हेलो स्टूडेंट्स, ईएम वेव्स के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ईएम वेव्स के अंदर हमने कुछ एक बातें डिस्कस की थी। इसके अंदर आगे बढ़ते हैं हम। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव्स आपने पढ़ा था, उसको एक बार प्रूव कर लेते हैं। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव्स, प्रॉपर्टीज ईएम वेव्स की हमने पढ़ी थी इससे पीछे वाले वीडियो के अंदर, और ईएम वेव्स क्या होती है डेफिनेशन वो हमने डिस्कस कर ली थी। और इसकी एक प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी कि ईएम वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। तो इस बात को हम प्रूव करते हैं कि ईएम वेव्स नेचर के अंदर ट्रांसवर्स कैसे है। तो ट्रांसवर्स इन नेचर का मतलब हमने समझाया था आपको कि ईएम वेव्स ट्रांसवर्स इन नेचर किस तरह से होती हैं। ट्रांसवर्स इन नेचर का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के कहाँ है, परपेंडिकुलर है, और ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो इस बात को प्रूव करने के लिए मान लेते हैं अपने पास ये क्यूबॉइड मान लो, क्यूब मान लो, पैरेललोपिड भी कह देते हैं। ये ओरिजिन हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस ले लिया, ठीक है, एक्स एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया, और ये जेड एक्सिस ले लिया। और ये भी मान लेते हैं कि प्रोपगेशन ऑफ वेव जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। प्रोपगेशन ऑफ वेव है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। प्रोपगेशन ऑफ वेव क्या माना हमने, अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस वेव ट्रैवल कर रही है, जब जिधर वेव ट्रैवल करती है हम उसे कहते हैं प्रोपगेशन ऑफ वेव, ठीक है। और ये मान लेते हैं पॉइंट्स भी, ए मान लिया, ये बी, इस पॉइंट को सी कह दिया, ये डी मान लिया, ई, एफ और जी, ठीक है। ये पॉइंट्स का नाम भी दे दिया, ओ ए बी सी डी ई एफ जी, कैसे भी दे लो, आपकी मर्जी, पी क्यू आर एस से दे लो, क्या आपकी मर्जी, कैसे भी मान सकते हैं। पॉइंट्स के नाम दे दिए हमने। और एक चीज और मानी मैंने कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मानी, अलोंग एक्स एक्सिस है। गलत मानना है, हालांकि ऐसा होगा नहीं। ये बाद में यही प्रूव करेंगे कि जो हमारी सपोजिशन है, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस मानी है, वो गलत माननी है। हालांकि कहाँ होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, ट्रांसवर्स इन नेचर के अंदर है तो कहाँ होना चाहिए, जब प्रोपगेशन ऑफ वेव आपने अलोंग एक्स एक्सिस लिया है तो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में होनी चाहिए या इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस में होनी चाहिए। यही बात है। मैंने गलत मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ये आप जानते हैं कि इसके अंदर क्या कोई चार्ज है, नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम ये कहती है कि जो टोटल फ्लक्स है इसके अंदर वो कितना होता है, चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट। अब इसके अंदर इनसाइड के अंदर चार्ज है ही नहीं है, तो कितना है, 0, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। और ये भी मानना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस क्या मान लिया, 0। गलत मानना है, मैंने मान के चल रहा हूं कि जैसे आप पहले जब क्वेश्चन करते थे मैथ्स के अंदर कि वे मान लेते हैं कि 100 इज इक्वल टू है क्या 90, इस तरह से मान लिया, बाद में पेज भर देंगे और हमारा सपोजिशन इज रॉन्ग, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो तो हमें पता ही है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट प्रूव करने के लिए
ये लेना जरूरी है, ठीक है। तो फाई टोटल जो है वो कितना है इसके अंदर, 0 है। और ये भी मानना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक्स एक्सिस के अंदर है, वाई और जेड कंपोनेंट दोनों 0। अब इसको कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो फाई टोटल को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझना। देखो अलोंग एक्स एक्सिस मेरे पास दो कंपोनेंट है, क्योंकि ये क्यूबॉइड है, क्यूब है, तो आप जानते हैं दो तो क्या हो जाएगी, एक्स में हो जाएगी एक, और दो एक्स एक्सिस में हो गए, दो वाई एक्सिस में हो गए, एक ऊपर और ये, और दो जेड एक्सिस में हो गए। जैसे आप रूम लो तो रूम के अंदर कितनी फेसिस होगी, 6 फेसिस होगी, ठीक है। और एक दोनों एक दूसरे के क्या होंगी, अपोजिट होंगी। ये साइड बराबर होगी, ये साइड बराबर होगी, और जो बीच की जेड एक्सिस वाली है वो भी दोनों बराबर होती है। तो फाई टोटल को ब्रेक करके लिख रहा हूं। देखो 6 पार्ट हो गए इसके फाई टोटल के। एक तो हो गया ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, प्लस जस्ट इसका अपोजिट ओ ई एफ जी, ओ ई एफ और जी, प्लस यही हुआ। दो एक्स एक्सिस में लिख दिए, दो वाई एक्सिस में लिख दो। वाई एक्सिस कौन से हैं, बी सी एफ जी, बी सी एफ जी, प्लस इसका वाई डैश वाला नीचे वाला ओ ई डी ए, ओ ई डी ए, ठीक है। हो गए दो एक्स एक्सिस के हो गए, दो वाई एक्सिस के हो गए, जेड एक्सिस के हो गए दो, प्लस फाइव जेड एक्सिस वाले हो गए ओ ए बी जी, ओ ए बी जी, प्लस लास्ट बच गया कौन सा, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, और इज इक्वल टू क्या, 0, ठीक। इसको क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, हो गया नहीं हो गया, ई एक्स और इनटू एरिया मान लेता हूं, इसका ए, इसका एरिया ए मान लो, तो ई एक्स इंटू ए और कॉस थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे देखो 0, भाई इसका एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, इसके परपेंडिकुलर एन कैप, जाएगा नहीं जाएगा। इधर मान लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इधर ई एक्स डैश है, इसका एन कैप इधर आएगा, तो अब की बार थीटा कितना हो गया, 180 हो गया, प्लस ई एक्स डैश ए और कॉस 180, प्लस देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस ही मानना है हमने, वाई और जेड दोनों क्या है 0, तो ई वाई 0, ई वाई 0, ई जेड 0, ई जेड 0, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और प्लस ये भी 0, टोटल कितना है 0 है, टोटल किसके बराबर है 0 है। ये स्टेप आपको समझना जरूरी है, ठीक। इतनी बात यदि आपको समझ आ गई तो कोई समस्या है ही नहीं। हाँ फ्लक्स देखो जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, वो आपको इतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, वहां से उठाए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ई ए कॉस थीटा या ई एस कॉस थीटा, आप जो भी मान सरफेस एरिया एस मान के चलते हो तो ई इंटू एस कॉस थीटा लिख देना, इतना ही है। अब देखना ध्यान से, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ई एक्स इंटू ए माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि कॉस 180 क्या होता है -1, तो ये हो गया ई एक्स डैश और इंटू ए इज इक्वल टू कितना है 0, क्या कॉमन आ गया, ई एक्स माइनस ई एक्स डैश और इंटू ए बराबर क्या हो गया 0। ए तो 0 है नहीं, तो किसको 0 होना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा। दिस इंप्लाइज ई एक्स डैश माइनस ई एक्स डैश इज इक्वल टू 0, तो ई एक्स बराबर क्या आ गया ई एक्स डैश, तो स्टैटिक इन नेचर हो गया, क्या हो गया स्टैटिक इन नेचर, तो स्टैटिक इन नेचर है तो वेव बनेगी ही नहीं, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं। ये पॉसिबल कभी है, ये पॉसिबल तभी है जब ई एक्स डैश और ई एक्स दोनों क्या हो जाएंगे 0, ये बराबर तभी हो सकता है जब दोनों क्या हो जाएंगे 0। अब हमने क्या मानना था बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग क्या माननी थी हमने, तो एक्स एक्सिस की ही माननी थी, और एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई 0, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती, ठीक है। दिस इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्रोपगेशन ऑफ वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव होगी। यहां से इतनी बात लिखो,
और सिमिलरली करके लिख देना कि मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव होगी। ठीक है, सिमिलरली ऐसे कैसे आप क्या शो कर देना, फाई इंटू बी इंटू ए ले लेना, मैग्नेटिक फील्ड के लिए ले हो तो बी इंटू ए ले लेना, हमारा काम हो जाएगा। सिमिलरली यहां से इसके बाद लिखना इतना हो जाए तब, क्योंकि ये शो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक इन नेचर है, और स्टैटिक होगी तो वेव बनाएगी नहीं, वेव बनाने के लिए हमें साइन वेव चाहिए, साइन वेव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन चाहिए। क्या चाहिए? वेरिएशन चाहिए। ठीक है, तो इतना लिखो और उसके बाद एक लाइन और लिखना, इसको मैं मिटा रहा हूं, जगह नहीं मेरे पास। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव that magnetic field is also perpendicular to propagation of wave. ठीक है, hence electric field, magnetic field are mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other, एंड ऑल्सो, इस लाइन को मिटा रहा हूं, ये आपने लिख लिया होगा, ऑल्सो परपेंडिकुलर टू प्रोपगेशन ऑफ वेव, हैंस सो EM waves are transverse in nature। ठीक है, हालांकि हमें इतना ही याद रखना है थोड़ा बहुत ही कि भाई जो EM वेव्स है वो नेचर के अंदर क्या है, ट्रांसवर्स है, बाकी प्रूव वगैरह आपको करना नहीं है। इस बार बोर्ड एग्जाम के अंदर 2020-21 के अंदर कोरोना की वजह से इसको हटा दिया है, बाकी इतना पढ़ लेना, फिर भी इसको कर लेना, करना जरूरी है। तो EM वेव्स का ट्रांसवर्स इन नेचर वो मैंने डिस्कस कर दिया है, और जो EM वेव्स हैं वो किस तरह से आपकी प्रोड्यूस होती हैं, किस तरह से डिटेक्ट होती हैं, ये एक्सपेरिमेंटली हर्ट्ज ने बताया था, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो थोड़ा सा हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के बारे में भी सीख लेते हैं यहाँ इस वीडियो के अंदर कि हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट क्या है। इसको आप नोट कर लेना, और बेहद सिंपल सा है, छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, तो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट वो भी यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, हर्ट्ज ने क्या किया कि एक्सपेरिमेंटली ये बताया था हमने पिछले वीडियो के अंदर कि मैक्सवेल ने प्रिडिक्ट किया EM वेव्स थ्योरेटिकली, और हर्ट्ज ने EM वेव्स प्रिडिक्ट करी एक्सपेरिमेंटली। तो एक्सपेरिमेंटली किस तरह से हर्ट्ज ने EM वेव्स प्रिडिक्ट करी वो सुन लो। हर्ट्ज ने क्या किया एक्सपेरिमेंट के अंदर, दो मेटालिक प्लेट ले ली, एक P नाम दे दिया और एक को Q नाम दे दिया, दो मेटालिक प्लेट ले ली। ठीक है, इस तरह से एक प्लेट ऐसे ले ली, ऐसे ले ली, और एक प्लेट उसने इस तरह से, दो मेटालिक प्लेट्स। ठीक, लगभग 60 सेंटीमीटर का गैप रख लिया। उसके बाद यहाँ पे दो रोड लगा दी, एक रोड ऐसे लगा दी, एक रोड ऐसे लगा दी, दो मेटालिक रोड्स लगा दी। मेटालिक रोड्स हैं, ये भी और ये भी, और ये मेटालिक प्लेट्स हैं। लिख लेना साइड में कि टू मेटालिक प्लेट्स P and Q are placed such that they are 60 सेंटीमीटर अपार्ट। टू मेटालिक रोड्स लगाई और यहाँ पे मेटालिक स्फीयर लगा दी।
जो कि एक तरह से कैपेसिटर का काम करेंगे। मेटालिक स्फीयर्स लगा दिए, S1 S2 मेटालिक स्फीयर्स ले लिए, लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर का गैप रख दिया और इन मेटालिक रोड्स को इंडक्शन कॉइल से जोड़ दिया। इंडक्शन कॉइल, ठीक है। इंडक्शन कॉइल के अंदर क्या होता है, जैसे ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है, आप जानते हैं E बराबर क्या है, -L/di/dt, और L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ टर्न्स के, μ0n² A/L आता है, आप जानते हैं। तो n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे di/dt चले बढ़ाते जाएंगे, हमें क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा मोर मिलती चली जाएगी। तो थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट के अंदर यहाँ पे वोल्टेज हमें मिलेगी। यहाँ पे जो वोल्टेज आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो लेते हैं लगभग 10⁶ के आसपास लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है लगभग 10⁶ के आसपास आती है, ठीक है। तो थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट, हजारों के अंदर यहाँ पे वोल्टेज होगी। जब वोल्टेज बहुत ज्यादा होती है तो आप जानते हैं कि जो इसके अंदर जो एक गैप है, स्पार्किंग गैप बोलते हैं इसको, ये जो गैप छोड़ा है हमने, ये क्या है, स्पार्किंग गैप है, स्पार्किंग गैप, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा, जैसे अपने घर के अंदर 220 वोल्ट आती है, 11,000 वाली लाइन जा रही है, उसके आसपास भी जाएंगे ना, ये लाइन जा रही है, इसके आसपास भी कोई वायर लेके जाते हैं, करंट फ्लो हो जाता है। जैसे नहीं सुना कि भाई बहुत ही नीचे से क्या पकड़ लेती है लाइट, ठीक है, खींच लेती है, क्योंकि उसके जो आसपास की गैस है वो आयोनाइज्ड हो जाती है। तो बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर वहां पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होते हैं, स्पार्क्स प्रोड्यूस होते हैं। और वही स्पार्क्स यहाँ हम डिटेक्टर की हेल्प से उन स्पार्क्स को क्या कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे, और वही कॉज होगा किसका, प्रोडक्शन ऑफ EM वेव्स का। तो क्या है, P and Q are two metallic plates, ठीक है, and the metallic plates are connected, the two metallic rods are also connected with the metallic plates ठीक है। S1 and S2 are two metallic spheres connected with metallic plate rods, which are connected with इंडक्शन कॉइल, ठीक है, जिससे हमें थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट आपको क्या वोल्टेज यहां से मिलेगी। तो स्पार्क्स प्रोड्यूस होंगे, क्या प्रोड्यूस होंगे, स्पार्क्स प्रोड्यूस होंगे, और वही स्पार्क्स कारण बनेंगे किसका, EM वेव्स का, ठीक है। तो ये बातें हमें यहां से लिखनी है। तो यहां से हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया तो कि मैक्सिमम स्पार्क प्रोड्यूस होंगे जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, सबसे ज्यादा इस तरह से स्पार्क्स जो प्रोड्यूस है, और जो कि कारण बनेंगे किसका, प्रोडक्शन ऑफ EM वेव्स का। परपेंडिकुलर होगा, नो स्पार्क्स आर प्रोड्यूस्ड, ये आप लिख सकते हैं। तो ऑसिलेटिंग, यहां से देखो अब क्या क्या आया, एक प्लेट को नेगेटिव मान लो, एक को क्या पॉजिटिव मान लो, तो एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने शुरू हो गए, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए इस तरह से, तो वहां पे क्या आ गया, करंट आ गया, करंट आ गया। तो करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड आ गई, और मैग्नेटिक फील्ड स्पार्क की प्रोड्यूस के अंदर मीन्स ऑसिलेटिंग के लिए वहां पे EM वेव्स क्या हो गई, प्रोड्यूस हो गए। तो EM वेव्स का जो प्रोडक्शन है वो हर्ट्ज ने इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से बताया, शो किया। ये आप लिख लेंगे इसके अंदर हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के
ये हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट है। तो एक्सपेरिमेंट इसको आप कर लेना कि भाई ईएम वेव कैसे आई, और बाकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज और गामा रेज, ये स्पेक्ट्रम है, 7 तरह की इसका पार्ट है ईएम वेव्स का, 7 टाइप का। क्वेश्चन मेनली जो है उसी में से आना है। इसमें से जैसे ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव्स है, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट है, इसको आप इतना ही कर लेना, ठीक है। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो आएगा आपका क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा वही है। और कुछ एक न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम इसके अंदर क्या डिस्कस करेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है तो मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे निकालेंगे, प्रोपोगेशन ऑफ वेव कैसे करेंगे, ये सब बातें भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक दो न्यूमेरिकल और हम इस वीडियो के अंदर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि बी वाई दिया हुआ है, गिवन बी वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 साइन 0.5 इंटू 10⁻³ प्लस 1.5 इंटू 10⁻11t टेस्ला, इतना दिया हुआ है, ठीक है। निकालना है हमें, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ठीक है। प्रोपोगेशन ऑफ वेव लिखना है, व्हाट इज द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, प्रोपोगेशन ऑफ वेव क्या होगा। और तीसरा, राइट द एक्सप्रेशन, राइट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें एक्सप्रेशन लिखना है और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर नजर आ रही होगी कि प्रोपोगेशन ऑफ वेव कहाँ होगा, प्रोपोगेशन ऑफ वेव कहाँ होगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बी वाई लिख रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गई, वाई एक्सिस में हो गई। यहाँ पे एक्स है तो प्रोपोगेशन ऑफ वेव कहाँ हो गया, अलोंग एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया, प्रोपोगेशन ऑफ वेव, प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज अलोंग एक्स एक्सिस। यहाँ पे जो भी कुछ लिख रखा है, यहाँ जेड होता तो प्रोपोगेशन ऑफ वेव अलोंग जेड एक्सिस लिख देता, ठीक है। यहाँ एक्स है तो प्रोपोगेशन ऑफ वेव अलोंग एक्स एक्सिस है। मैग्नेटिक फील्ड किधर चली गई, वाई एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी, जेड एक्सिस में, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे आपको 11th के कंसेप्ट में जाना पड़ेगा। 11th के अंदर हमने पढ़ा था वेव की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ वेव, इक्वेशन ऑफ वेव ये होता है y बराबर a साइन kx प्लस ओमेगा टी। ये 11th की वेव वाले कंसेप्ट में जाना, आप वहां पे मिलेगा a साइन ओमेगा टी प्लस kx या ओमेगा टी माइनस kx या kx प्लस ओमेगा टी, इस तरह से होगा, ठीक है। वो माइनस प्लस इसलिए जाता है कि आपकी जो वेव है वो लेफ्ट टू राइट जा रही है, राइट टू लेफ्ट जा रही है। वहां पे साइन की फॉर्म में भी हमने लिखा था, कॉस की फॉर्म में भी हमने लिखा था। तो ये जो टॉपिक है, ये जो मैंने लिखा है, ये आपको कहाँ 11th वाले में मिलेगा, वेव वाले पार्ट में। तो इसको आप एक बार वहां पे देख लेना कि ये कोई नई बात नहीं लिखी है मैंने, ये 11th के अंदर हम पढ़ते हैं वेव्स वाले टॉपिक के अंदर। ऑसिलेशंस एंड वेव्स जहां आपने पढ़ा था उसके अंदर है ये वेव की इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द हार्मोनिक वेव्स, साइन वेव्स, इस तरह से जो भी वेव थी उसकी ये इक्वेशन होती है। इसको इसी के साथ में कंपेयर करूंगा। यहाँ पे y की जगह क्या है, बी वाई है, a की जगह क्या है, a एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम यहाँ पे b नॉट है, ये साइन, बाकी यूं का यूं लिख दूंगा kx प्लस क्या ओमेगा, ठीक है। k यहाँ पे वेव नंबर होता है और वो उसकी वैल्यू होती है k बराबर 2π/λ, ठीक है। और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा का फॉर्मूला होता है क्या 2π में। तो जब तक हमें ये चीजें पीछे की क्लियर नहीं होगी हम आगे क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो है वो कर नहीं सकते। तो इसलिए आप ये समझ लें कि क्वेश्चन करने के लिए, न्यूमेरिकल्स करने के लिए पीछे की चीजें ध्यान में आनी बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब कंपेयर करो, बी नॉट किसके बराबर आ गया, 2 × 10⁻⁻⁷,
टेस्ला यूनिट है। के किसके बराबर हो गया, के आ गया 0.5 इंटू 10⁻³ तो के की वैल्यू क्या है 2 पाई बाई लैम्डा 0.5 इंटू 10⁻³ यहाँ से लैम्डा निकाल दो तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई और ये नीचे चला जाएगा, पाई की वैल्यू है 3.14, ये नीचे चला गया 0.5 इंटू 10⁻³। ठीक, पॉइंट हटा दो, ऊपर क्या चला जाएगा 10 चला गया, 4 पे कट गया तो लैम्डा की वैल्यू ये आ गई 56 और 12 और ये ऊपर जाएगा 10⁻³ या ये लिख सकते हो 1.256 10⁻⁻² मीटर। ये आपका वेवलेंथ। ठीक है, दूसरी चीज चाहिए फ्रीक्वेंसी, इतना नोट कर लो, इसको नोट कर लो। फ्रीक्वेंसी के लिए काम करेंगे अब। दूसरी चीज चाहिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है ओमेगा, तो ओमेगा यहाँ इस इक्वेशन के अंदर देखो kx प्लस ओमेगा टी, तो ओमेगा किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया, तो ओमेगा लिख लो। तो इसको नोट कर लेना, यहाँ पे मैं हटा रहा हूँ इसको, लैम्डा आ ही गया। अब ओमेगा, तो ओमेगा आ गया आपका 1.5 इंटू 10⁻11, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू की वैल्यू आ गई 1.5 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई 2 पाई और पाई की वैल्यू है 3.14। ठीक है, 15 दूनी 30, लगभग 2 पे कट गया, 1/4 का मतलब हो गया कितना 0.4 दूनी 8 25 या ये लिख दो 2.5 इंटू 10⁻, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इतनी फ्रीक्वेंसी वेव की होती है, 10⁻10 हर्ट्ज के आसपास आई है। ठीक है, तो दो चीजें मैंने यहां से फाइंड आउट कर दी हैं, एक वेवलेंथ और दूसरी फ्रीक्वेंसी। तीसरा निकालना है हमें राइट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में गई, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी, प्रोपोगेशन ऑफ वेव एक्स एक्सिस में चला गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो एक्सप्रेशन लिखोगे वो क्या आएगा, इतना लिखो इसको, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन में लिखता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जब एक्सप्रेशन आप लिखेंगे तो ये लिखेंगे, सारा घटा देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जब एक्सप्रेशन लिखेंगे तो बी वाई की जगह क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में ई जेड, यहाँ पे बी नॉट है, यहाँ पे क्या आएगा ई नॉट, बाकी यूं करेंगे प्लस 1.5 इंटू 10⁻11 और इसकी यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, लिख दो न्यूटन पर कूलम, आप लिख सकते हैं। मुझे ई नॉट चाहिए, फॉर्मूला पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स, मैंने लिखवाई थी इससे पीछे वाले वीडियो के अंदर, और उसके अंदर स्पीड ऑफ ईएम वेव्स होती है c और ई नॉट बटे में क्या, फ्री स्पेस के अंदर वैक्यूम के अंदर ईएम वेव्स ट्रैवल करती है विद द स्पीड ऑफ लाइट, और ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है, ई नॉट बाई म्यू नॉट, या c बराबर 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट का रूट, ये भी होता है। बट यहां से मुझे ये तो चाहिए नहीं, इसकी फॉर्म में चाहिए, तो यहां से c बराबर ई नॉट बटे बी नॉट है, तो ई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, c इंटू क्या बी नॉट। अब c की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁸, बी नॉट ये रहा 2 इंटू 10⁻⁻7। मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। ये आ गया 3 इंटू 2 6, 60 आ गया, 10 यहाँ से बच जाएगा अपने को, यहाँ पुट कर दो, तो ई जेड 60 साइन, बाकी यूं करेंगे प्लस 1.5 10⁻11 और यूनिट क्या है वोल्ट पर मीटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर है। इस तरह से आप क्वेश्चंस को ईएम वेव्स के जो क्वेश्चन हैं वो आप ऐसे करेंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछ रखा है उसके हिसाब से उसके ऊपर जाएंगे। ठीक है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल था वो भी मैंने इसके अंदर डिस्कस
कर दिया इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक क्वेश्चन है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे ईएम वेव्स के ऊपर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ट्रांसवर्स इन नेचर वो आप थोड़ा सा आइडिया ले लेना कि किस तरह से हमने प्रूव किया है, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट कि भाई किस तरह से ईएम वेव्स आई, कैसे प्रोड्यूस हुई, और आगे अगले वीडियो के अंदर हम कैसे डिटेक्ट होती है वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रेंज पढ़ेंगे सभी का, रेडियो वेव, माइक्रोवेव एटसेट्रा जो भी है। ठीक है, तो वो हम अगला वीडियो बनाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, वो हम उसके अंदर पढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक यू। इसको आप पढ़ना और नोट्स अपने साथ साथ बनाते जाएं। ठीक है।